गुड मॉर्निंग। आज वॉइस और नरेशन की चर्चा मैंने इसके पहले किया और आज मैं वॉइस के ऊपर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को ही हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। इसके पहले कुछ बातें इसके संबंध में आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले, यदि वॉइस और नरेशन से संबंधित प्रश्नों के कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर पर गौर करें या इन दोनों प्रश्नों के नेचर की तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि वॉइस से संबंधित प्रश्न और ऑप्शंस नरेशन से संबंधित प्रश्न और ऑप्शन से काफ़ी आसान होते हैं। दूसरे शब्दों में, नरेशन की तुलना में वॉइस के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं। तो नेचर के मामले में वॉइस आसान है, नेचर के मामले में नरेशन थोड़ी इससे कठिन और कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात, वॉइस के प्रश्नों को हल करने के लिए पुनः एक बार सभी परंपरागत ट्रेडिशनल रूल्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, बल्कि कुछ चंद बातों को ध्यान में रखेंगे जिसके आधार पर हम और आप आंसर को आसानी से, ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस संदर्भ में पुनः यह बात दोहरा देना चाहूँगा, वॉइस के प्रश्न को हल करते समय भी हमें पूरे वाक्यों पर नज़र नहीं रखना चाहिए, बल्कि कुछ खास ही वर्ड्स हैं जिन पर नज़र रखें और नज़र रख कर ऑप्शन को हम और आप एलिमिनेट करें। इसी कड़ी में मैं चर्चा करूंगा वॉइस और नरेशन से संबंधित दूसरी मूल बातों का, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि गलतियां स्टूडेंट कर बैठते हैं। सबसे पहले, वॉइस और नरेशन से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स को आप एक पेज में रख लें और दोनों को एक साथ या दोनों का एक साथ कंपैरेटिव स्टडी कर लें। ऐसा करने से कम एक कन्फ्यूजन से आप बचेंगे कि जब आपको वॉइस बनाना हो तो नरेशन के नियम उस पर हावी ना हो, और जब नरेशन बनाना हो तो वॉइस के नियम उस पर हावी ना हो। कई बार स्टूडेंट्स को हमने देखा है नियम में कन्फ्यूजन होते हैं। इस कन्फ्यूजन का केवल एक ही कारण है कि आप वॉइस और नरेशन के कुछ नियम को संक्षेप में या जो आधारभूत रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स है, उनको आपने एक जगह रखकर कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया। आपने इन रूल को सेपरेट याद रखने की कोशिश की। इसलिए कई स्थितियों में जहां वॉइस बनाना है वहां आप नरेशन में बना लेते हैं, और जहां नरेशन बनाना होता है वहां आप वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आए इस गलतियों से, इस कन्फ्यूजन से निजात पाएं। इसके लिए हमारा एक आउटलाइन ड्रा कर ले। या हमने एक बाइफरकेटिंग लाइन हमने ड्रा किया। इस बाइफरकेटिंग लाइन के लेफ्ट साइड में LHS में हमने नरेशन को रखा और इस बाइफरकेटिंग लाइन के RHS में हमने वॉइस को रखा। LHS N फॉर नरेशन एंड RHS V फॉर वॉइस। अब इन दोनों के कुछ बेसिक नियम को ध्यान में रखें जो अक्सर बनाने के क्रम में टकराता है। सबसे पहले, हम और आप जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अर्थात नरेशन में टेंस को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत वॉइस में टेंस को नहीं बदलते। अर्थात वॉइस में टेंस के संदर्भ में ये बात ध्यान में रखेंगे कि टेंस नो चेंज होता है। ये रूल नंबर पहला याद रखेंगे ताकि ओवरलैप न कर जाए।
वॉइस बनाने में नरेशन न बना दें और नरेशन बनाने में वॉइस न बना दें। नेक्स्ट, नरेशन में प्रोनाउन हो अथवा पोसेसिव एडजेक्टिव हो, ये बदल दिया जाता है। वॉइस में यदि कोई प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, यदि कोई पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया गया हो तो इसे नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट, नरेशन में यदि कोई एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग क्वेश्चन में किया गया हो तो यह एडवर्ब ऑफ टाइम अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एडवर्ब ऑफ टाइम में चेंज हो जाएगा। जबकि यदि वॉइस में गलती से भी कोई एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया हो तो यह एडवर्ब ऑफ टाइम ज्यों का त्यों रहेगा, यह एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं बदला जाएगा। इसके अलावा नरेशन में अक्सर आप देखते हैं कि कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग या कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग करते हैं। वॉइस में कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते, या फिर ये बोला जाए कि वॉइस में इफ, वेदर और दैट के प्रयोग की संभावना नहीं होती। इसी नियम को आगे बढ़ाएं। नरेशन के दो पार्ट रहते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। वॉइस के कोई भी पार्ट नहीं होते, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होती, इसमें रिपोर्टेड स्पीच नहीं होते। तो एक छोटी जानकारी, एक कंपैरेटिव स्टडी हमने वॉइस और नरेशन का रखा। अब वॉइस और नरेशन से संबंधित कुछ अन्य जानकारी को हम और आप हासिल कर लें ताकि सवाल को आसानी से हल कर सकें। ये आपके पास जानकारी होगी कि 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंस का ही वॉइस चेंज करते हैं। कौन कौन? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर परफेक्ट का। अर्थात फ्यूचर टेंस से 2 का वॉइस नहीं बदलते, बाकी से एक एक का वॉइस नहीं बदलते। अर्थात प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ा, पास्ट में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ा और फ्यूचर में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ा। इन्हीं 8 का हम और आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, बनाते हैं। 3 इधर से, 3 ये, 6 और 2 ये। एक जानकारी जो आपके पास पहले से भी थी। आए इसी के संदर्भ में कुछ बेसिक बातों को और आगे बढ़ाते हुए चलें, उसके बाद सवाल हल करने के तरीका पर गौर करेंगे। ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाने को कहा जाए या एक्टिव से पैसिव हल करते हों या बनाते हों या किसी प्रश्न को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हों तो एक बात आपने गौर किया होगा कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है और पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट बनता है। अर्थात एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित होते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परस्पर स्थान अदल बदल कर लेते हैं और ये प्रक्रिया प्रत्येक एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में बनाने में आपको करना होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक सेंटेंस लिखूं, आई हैव रिटन ए बुक। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि आई, जिसे हमने वाक्य के शुरू में रखा, सब्जेक्ट है और ए बुक, चूंकि हमने इसे मेन वर्ब के बाद रखा तो मेन वर्ब के बाद का केस हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है,
तो इसलिए इस बुक को हम और आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी है हमारे पास और ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास। अब जब पैसिव बनाना हो तो हमें एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेना पड़ेगा, अर्थात जो बुक बाद में थी वो अब आ जाएगी सेंटेंस के प्रारंभ में। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, ए बुक को रखा, ए बुक हैज़ बीन रिटन बाय मी, तो ये इसका हमारा पैसिव होगा, रिटन बाय मी, ये पैसिव हो जाएगा। ये थी बेसिक बात की चर्चा। बेसिक बात के बाद जब एडवांस लेवल पर हम और आप पहुंचेंगे तो कुछ अन्य बातों की चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ साथ सुझाव भी मेरा आपके लिए होगा। आप सबसे पहले जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हो और आपको लगता होगा कि आपका एक्टिव टू पैसिव पर पकड़ थोड़ी कमज़ोर है या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको फंसा देते हैं या कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, तो मेरे विचार से आपको एक बात या एक कार्य कर लेनी चाहिए या एक बात पर ध्यान देनी चाहिए। वो कौन सी बात होगी वो मैं इस प्लेन स्लाइड के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात जिस पर आपको ध्यान रखना है ताकि आप सवाल तेजी से हल कर सकें और गलती से भी बच सकें, तो वॉइस के क्वेश्चन को देखने के बाद हम और आप इसे दो पार्ट में बांट लें कि किसी भी एग्ज़ाम में वॉइस पर आधारित प्रश्न दो प्रकार के होंगे या उसके दो नेचर होंगे, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक जिनका नेचर टफ होगा, इन टफ नेचर के क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट है। और एक जो दूसरा टाइप है वो टाइप इजी टाइप होगा, जिसे हम और आप अंग्रेजी के दूसरे लैंग्वेज में हम आप बोल सकते हैं ए स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न, इजी टाइप, या हम आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ए स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न, अर्थात पिटी पिटाई ढर्रा पर पूछा जाने वाला प्रश्न। सौभाग्य की बात यही है, खुशी की बात यही है कि एसएससी के एग्ज़ाम में वॉइस पर कुल मिलाकर 20 सवाल सीजीएल मेन में आते हैं। इन 20 सवाल में लगभग, अर्थात आप बोल सकते हैं कि लगभग 15 क्वेश्चंस या इवन 15 से ज़्यादा, मोर देन 15 क्वेश्चंस आर ऑफ इजी टाइप or are of stereotyped nature. You can very easily crack all those questions. Just by paying a simple glance, you can eliminate almost all options and you can reach to the correct option. तो हमने एक बात समझी कि वॉइस पर यदि पकड़ काफ़ी बेहतर बनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए कि वॉइस से संबंधित अब तक के एग्जाम में पूछे गए टफ क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर को भी अपने अनुरूप ढाल लेना चाहिए और ढालने के बाद उसके बनाने के तरीके पर भी गौर कर लेना चाहिए। ऐसा यदि कर लेंगे तो वॉइस पर आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी और वॉइस से संबंधित प्रश्न को बनाने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी चढ़ जाएगा। तो आए इसी कड़ी में हम और आप चलें कि किस किस को एक नज़र में हमें रखना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न का नेचर टफ होगा। एक कोशिश हमारी है उन प्रश्नों को लेने की। कुछ प्रश्न हो सकता है कि बच जाए जिसे आप अपने लिस्ट में शामिल करना चाहेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट, अक्सर आपने एक प्रश्न देखा होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। टफ नेचर वाले सवाल को मैं एक जगह रख रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे आएंगे जो शायद आपको आगे चल कर के कठिनाई पैदा कर दे। पहली बात, पहला है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, पोस्ट द लेटर, ये क्वेश्चन देखा होगा।
आए रियल लॉजिक पर जरा गौर कर लें। वास्तव में जिस स्ट्रक्चर को हम और आप वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, यह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये रियल स्ट्रक्चर ऐसा है। हम आप ये ग्रामर की बैकग्राउंड आपके पास होगी और ये जानकारी होगी कि जब भी किसी को ऑर्डर या आदेश दिया जाए या दिया जाता है या कोई आदमी परमिशन लेना चाहता है तो वाक्य का प्रारंभ V1 से करते हैं और इसमें सब्जेक्ट के रूप में सेकंड पर्सन का लोप कर देते हैं, सेकंड पर्सन को हटा देते हैं। यह अर्थात रियल सेंटेंस है यू पोस्ट दी लेटर, आप लेटर को पोस्ट करें। लेकिन सेकंड पर्सन को ऑर्डर देने के क्रम में, आदेश देने के क्रम में सेकंड पर्सन को गायब कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं और तब यह स्ट्रक्चर हमारे पास सामने बस करके आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो स्ट्रक्चर वास्तव में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नियम हम आप जानते हैं कि जब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास दे दे तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। तो एक हम आप जानते होंगे कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पोस्ट द लेटर है, तो इसे हम आप ऐसे बनाते हैं, लेट से प्रारंभ करते हैं, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम रखते हैं लेट द लेटर और फिर इसके बाद बी लगाते हैं और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म अर्थात पोस्ट का पोस्टेड लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इस लॉजिक को भी बता दो। क्योंकि परमिशन देने का काम था, अनुमति देने का काम था, तो हमने वाक्य को लेट से स्टार्ट किया। ग्रामर के संबंध में खास करके आपने जब इन्फिनेटिव टॉपिक पढ़ा होगा तो ये जानकारी होगी कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, नाउन प्रोनाउन का आना जरूरी है। ये भी जानकारी होगी लेट के बाद जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वर्ब कैसा रखते हैं, हमेशा V1। लेकिन एक्टिव टू पैसिव बनाने में हमें वर्ब का फॉर्म कैसा चाहिए, हमेशा वर्ब का तीसरा। कभी भी पैसिव में पहला दूसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा, पांचवा नहीं आएगा, जब आएगा तो वर्ब का तीसरा। तो लेट द लेटर बी पोस्टेड में लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखा और चूंकि लेट के बाद वर्ब पहला यूज करते हैं और पैसिव के लिए हमें कैसा फॉर्म चाहिए, तीसरा। तो तीसरा लाने के लिए अब हमारे पास उपाय था कि या तो टू बी लगाया जाए या सिर्फ बी लगाया जाए, क्योंकि टू बी के बाद भी वर्ब तीसरा रख देंगे तो ये भी पैसिव हो जाएगा और बी के बाद भी वर्ब तीसरा रख देंगे तो ये भी पैसिव हो जाएगा। लेकिन उसी इन्फिनेटिव के रूल के अनुसार कि लेट के बाद यदि आप वर्ब आगे आगे रखने जा रहे हो तो उस वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए अब हमारे पास सिर्फ विकल्प के रूप में बचा कौन सा, बी नंबर, और लेट द लेटर बी लिया और बी के बाद वर्ब का तीसरा लिया पोस्टेड। तो ये टफ क्वेश्चन का में से ये पहला एग्जाम्पल था, पहला स्ट्रक्चर था जिसमें आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से कर लें। आप ऐसे स्ट्रक्चर नोट कर लें कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट के बाद इस जगह लेटर बराबर ऑब्जेक्ट रख लें, ऑब्जेक्ट के बाद बी लाना है क्योंकि लेट के बाद वर्ब आपको पैसिव बनाने के लिए तीसरा के लिए बी लाना पड़ेगा और बी के बाद आप वर्ब रख लें तीसरा। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया पैसिव का। क्वेश्चन आप आ जाएं अब दूसरे क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन दूसरे टफ नेचर के हैं, जो आपको अक्सर तंग करेंगे। तो उन क्वेश्चन का एक लिस्ट आपको मैं पहुंचा दे रहा हूं। तो अब आप आ जाएं इस प्रकार। नंबर दूसरा टफ स्ट्रक्चर है, कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है। जैसे मैं एसएससी का ही क्वेश्चन रखता हूं, यू आर गोइंग टू रीड हेमलेट। यू आर गोइंग टू रीड हेमलेट। ये क्वेश्चन आपके पास पहुंचा। इस क्वेश्चन के पैरेलल में मैं एक स्ट्रक्चर और लिखता हूं ताकि कंसेप्ट बेहतर हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, यू आर रीडिंग
ए बुक, ये लिखा। सपोज ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और सपोज ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में। ये देख रहे होंगे कि समीकरण इक्वेशन 1 में भी हमने सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म रखा, V4 रखा। आप दूसरे इक्वेशन में भी देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का चौथा रखा। लेकिन पहले इक्वेशन में वर्ब के बाद 2 + V1 रखा, जबकि दूसरे इक्वेशन में वर्ब के तुरंत बाद हमने कौन सा चीज रखा, सीधा ऑब्जेक्ट रखा। अर्थात आप अलर्ट हो, ध्यान रख लें कि जैसे ही वर्ब के बाद 2 + V1 आ जाए तो इसका वॉइस बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वर्ब के चौथा फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसका वॉइस का तरीका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अब ऊपर वाले का वॉइस बना लें और तब उसके स्ट्रक्चर को रख लें। ऊपर वाले में क्या करेंगे कि यू आर गोइंग टू रीड हैमलेट है, तो सबसे पहले हमने शुरू में सीखा कि एक्टिव टू पैसिव आप बनाएंगे तो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, हैमलेट सिंगुलर है इसलिए इज लाएंगे, इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लाएंगे ही गोइंग, और चूंकि हमें पैसिव बनाना है और जिसके लिए हमें तीसरा फॉर्म की जरूरत है, तो गोइंग के बाद 2 + V1 जो टू रीड है उसलिए इसको चेंज करके ऐसे लिखेंगे, हैमलेट इज गोइंग टू बी रेड, READ, रेड और बाय यू। अर्थात स्ट्रक्चर कैसा हुआ, तो स्ट्रक्चर इसको ऐसे बना ले कि हमने ऑब्जेक्ट को लाया पहले, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब को हमने रखा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने V4 को रखा, और चूंकि 2 + V1 था इसलिए पैसिव बनाने के क्रम में सिर्फ और सिर्फ 2 + V1 को हमने 2V + V3 में बदल दिया। यहाँ यह बात ध्यान में रखें कि अक्सर जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V4 होता है तो हम आप पैसिव कैसे बनाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन इस जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4 तो कॉमन था मेरे पास, लेकिन इस V4 के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट न होकर के 2 + V1 था, जो पैसिव के नियम के अनुसार 2 + V1 होने पर सिर्फ 2 + V1 को 2V + V3 में कन्वर्ट कर दें और कोई बीइंग का प्रयोग न करें। हमने उसी नियम को लगा करके ये बनाया कि ऑब्जेक्ट आया, ऑक्सिलरी वर्ब आया, V4 आया और 2V + V3 इस स्ट्रक्चर को कर ले, और फिर बाय प्लस जो एजेंट है या बाय प्लस जो सब्जेक्ट था उसको हमने अंत में लाया। किंतु जब ये दूसरे इक्वेशन को बनाएंगे तो दूसरा इक्वेशन कैसा फॉर्म होगा पैसिव में, तो पैसिव का फॉर्म हो जाएगा ए बुक इज बीइंग रेड बाय यू। यहाँ पर बीइंग हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई 2 नहीं था। पहले में बीइंग हमने इसलिए नहीं लाया क्योंकि 2 था, इसलिए ध्यान में रखें आपके पास जब भी V4 के बाद 2 + V1 होगा तो लेखक जानबूझकर ऑप्शन में, एग्जामिनर जानबूझ करके ऑप्शन में बीइंग लगा करके रखेगा। ऐसा ऑप्शन आप तेजी से एलिमिनेट कर दें। अब आगे बढ़ाते हैं तीसरे टफ स्ट्रक्चर की ओर। तीसरा स्ट्रक्चर है, पहले क्वेश्चन लिखता हूं फिर उस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर में बांटूंगा। जैसे आपने देखा होगा एसएससी का ही क्वेश्चन, कुनाइन टेस्ट बीटर, ये क्वेश्चन मैंने रखा। इस क्वेश्चन को पहले स्ट्रक्चर में बांट लें। कुनाइन बराबर नाउन या इसे सब्जेक्ट मान लें। टेस्ट इस जगह पर वर्ब का 5वां फॉर्म है और बीटर वर्ड एडजेक्टिव है। हमने पहले स्ट्रक्चर में बांटा।
आए इसी के पैरेलल कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर को भी साथ साथ रख लें। दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूं, ही रीड्स ए बुक। दूसरा स्ट्रक्चर हमने आपके सामने रखा। आए दोनों को फिर एक बार इक्वेशन का रूप दे दें। पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और दूसरा इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या डिफरेंस है ये हम और आप जान लें, कंपैरेटिव स्टडी कर लें। इक्वेशन नंबर 1 में भी हमने सब्जेक्ट को रखा और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमने सब्जेक्ट को रखा। इक्वेशन नंबर 1 में भी हमने वर्ब का 5वां फॉर्म यूज किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी हमने वर्ब का 5वां फॉर्म यूज किया। किंतु इक्वेशन 1 में ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में हमने मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग न करके मेन वर्ब के बाद नाउन को रखा। ऊपर वाले में मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, नीचे वाले में मेन वर्ब के बाद नाउन आया, अर्थात इसे हम और आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ऊपर का स्ट्रक्चर या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले इक्वेशन में मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव और दूसरे इक्वेशन में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब ऐसे इक्वेशन को हम और आप बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट या अर्थात मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो और मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव हो। इसका नाम इस वॉइस की भाषा में बोलते हैं क्वासी पैसिव। क्वासी पैसिव का अर्थ है कि ऐसा सेंटेंस जो देखने में एक्टिव में प्रतीत होगा किंतु अर्थ इसका पैसिव में होगा। क्वासी बराबर हाफ, आधा, अर्थात संक्षेप में इसे इस प्रकार भी समझे कि ये दिया गया सेंटेंस आधा एक्टिव वॉइस में है और आधा पैसिव में है। अब हमारा आप आसानी से बाइफरकेट कर सकते हैं, आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कब क्वासी पैसिव के दायरा में रखा जाए या माना जाए और कब क्वासी पैसिव के दायरा से बाहर कर दिया जाए या क्वासी पैसिव नहीं माना जाए। तो क्वासी पैसिव तब माना जाएगा जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद एडजेक्टिव हो, और क्वासी पैसिव तब नहीं माना जाएगा जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो। अब बनाने का नियम हम और आप सीख ले। पहले का इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, इसे इस प्रकार बनाएंगे, कुनाइन को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, यानी क्वासी पैसिव को पैसिव में बदलेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो ज्यों का त्यों अपने स्थान पर ही रहेगा। कुनाइन सिंगुलर है इसलिए इस जगह ऑक्सिलियरी वर्ब हमने लाया और तब इस ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद हमने अंत वाले एडजेक्टिव को रख दिया, कुनाइन इज बीटर। वेन हमें लाना होगा जब भी क्वासी पैसिव होगा तो वेन हमें लाना होगा। यहाँ पर वेन के बाद सब्जेक्ट रखना होगा क्योंकि वेन इस जगह एक कंजंक्शन का काम कर रहा है और कंजंक्शन के नाते इसके साथ क्लोज रखना चाहिए। तो कुनाइन के लिए प्रोनाउन के रूप में इट को रखा, चूंकि कुनाइन यहाँ दोहरा नहीं सकते। आपने टॉपिक प्रोनाउन पढ़ा होगा जिसमें आपको ये बात बताई गई होगी कि एक नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसलिए रियल में लिखा हुआ कैसा है, कुनाइन इज बीटर व्हेन कुनाइन इज टेस्टेड। लेकिन दोबारा कुनाइन के प्रयोग को करना, रिपीट करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए कुनाइन सिंगुलर और निर्जीव होने के कारण इट लाया और इट अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब कैसा लेगा, इज लेगा, सिंगुलर लेगा और फिर इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, टेस्ट का तीसरा फॉर्म टेस्टेड रखेंगे। अब आए इसे इस प्रकार स्ट्रक्चर का रूप दे दें। सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों उतार लेना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब रखना है, अंत में रखा गया एडजेक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लाना है
और व्हेन प्लस इस जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार फिर ऑक्सिलरी वर्ब आपको रखकर और वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको लाना है। तो ये रहा हमारा तीसरा कठिन स्ट्रक्चर। आए चौथे स्ट्रक्चर की ओर हम आप चलें, इसलिए आप एक चार्ट बनाते चले, आप एक लिस्ट बनाते चले। हो सकता है कि मुझसे गलती से कुछ 1 2 4 स्ट्रक्चर कोई टफ छूट जाए, जिसका लिस्ट आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर ये 4 ले रहा हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 4। पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को मैं स्ट्रक्चर में बांटूंगा, फिर पैसिव बनाऊंगा, फिर पैसिव को स्ट्रक्चर में बांटूंगा। आप इसे फिर नोट कर लेंगे। जैसे लिखा, इट इज इम्पॉसिबल टू डू। इट इज इम्पॉसिबल टू डू। इसे स्ट्रक्चर में बांट लें। ये इट को आप सब्जेक्ट मान सकते हैं। इस बराबर ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको हमने शॉर्ट में एवी लिखा, जिसे शॉर्ट में हमने एवी लिखा। इम्पॉसिबल वर्ड IBLE एंडिंग वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए इस जगह एडजेक्टिव हमने रखा। और इस एडजेक्टिव के बाद इस जगह रखा हुआ है 2 + V1। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव सेंटेंस है और ये SSC के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। इस स्ट्रक्चर को आप 2 तरीका से हल कर सकते हैं। एक, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, या एक ही आसान ही तरीका को ध्यान में रखें। इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन। इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या किया हमने? इट बराबर सब्जेक्ट हमने ज्यों का त्यों उतारा, ऑक्सिलरी वर्ब हमने ज्यों का त्यों उतारा, इम्पॉसिबल बराबर एडजेक्टिव को हमने रख दिया, और एडजेक्टिव के बाद जो 2 + V1 एक्टिव में था उसको हमने 2B + V3 में बदल दिया। अर्थात जब भी ऐसे स्ट्रक्चर का पैसिव बनाना हो जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद 2 + V1 हो, तो पैसिव बनाते समय सिर्फ आप 2B + V1 को 2 + V1 को 2B + V3 में बदल दें। ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 4 रहा। फिर अब इसी पर आगे स्ट्रक्चर नंबर, कठिन स्ट्रक्चर नंबर 5 को ले रहा हूँ। 5वां नंबर कठिन स्ट्रक्चर का लिस्ट आप रख लेंगे, बना लेंगे। ये सब लिस्ट ऐसे हैं जो अक्सर आपको कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। अब आगे से एग्ज़ाम में आ जाए तो हम और आप सवाल को हल कर सकते हैं आसानी से। 5वां, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तब उसके बाद स्ट्रक्चर पर गौर करूंगा। क्वेश्चन है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। स्ट्रक्चर अब कैसा हो गया? इट बराबर सब्जेक्ट मान लें, इस बराबर ऑक्सिलियरी वर्ब ले लें, टाइम बराबर आप इस जगह नाउन मान लें, और फिर इसके बाद ये पूरे स्ट्रक्चर को आप टू प्रिपेयर को आप 2 + V1 मान लें, और ये टी जो मेन वर्ब के बाद है, नाउन है, इसे हम और आप ऑब्जेक्ट मान लें। अर्थात ये सेंटेंस इस तरह के स्ट्रक्चर पर आधारित हैं, या इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। अब पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इट इज टाइम को ज्यों का त्यों हमने लाया, इट इज टाइम। टी को मैं पहले ला रहा हूं, इट इज टाइम फॉर टी और टू बी प्रिपेयर्ड। अब इस स्ट्रक्चर को जरा समझ लें
कि ऐसा क्यों बनाया गया, नहीं बनाया गया। अर्थात ये स्ट्रक्चर भी आप दिमाग में रख लें कि जब भी सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन और नाउन के बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो ऐसे प्रश्न को एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन को ज्यों का त्यों आप उतार लें और बाद वाले ऑब्जेक्ट को आप नाउन के बाद रखें। लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसा फॉर क्यों लगाया, क्योंकि टाइम भी नाउन था और टी भी नाउन है, और यदि दो नाउन को बिना प्रीपोजिशन का रख लेंगे तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने बीच में प्रीपोजिशन लगाया। और चूंकि पैसिव बनाना है और हम आप बार बार देख रहे हैं कि जब भी 2 प्लस V1 आता है तो इसका पैसिव हम आप कैसे बनाते हैं, 2B प्लस V3 में, इसलिए हमने 2B प्लस V3 में बदला। ये हमारा 5वां कठिन स्ट्रक्चर था। आए 6ठे स्ट्रक्चर की ओर कदम बढ़ाया जाए, गौर किया जाए। इसलिए वॉइस और नरेशन, वॉइस में खास करके बहुत नियमों को आपको नहीं जानना है। हाँ, आपको कठिन क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और बनाने के बाद उसे हल करने का तरीका भी रख लेना चाहिए और बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसके सभी क्वेश्चंस लगभग इजी नेचर के होते हैं, एक आध को छोड़कर। आए अब 6ठा पर ले लें। कई बार हम आप देखते होंगे कि कुछ मेन वर्ब्स ऐसे हैं, जैसे मेन वर्ब में हमने गिव लिया, मेन वर्ब में हमने टीच लिया, मेन वर्ब में हमने वर्ड प्रॉमिस लिया, मेन वर्ब में ही हमने वर्ड फेच लिया, मेन वर्ब में ही मान लिया जाए कि वर्ड हमने ब्रिंग लिया, मेन वर्ब में ही मान लिया जाए कि हमने आस्क या आस्क्ड लिया, या मेन वर्ब में ही हमने टेल या टोल्ड लिया। और भी ऐसे बहुत सारे मेन वर्ब्स हैं। ये जितने भी मेन वर्ब्स का लिस्ट हमने ऊपर लिखा, ये सभी डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। और पैसिव के संदर्भ में हम और आप जानते हैं, एक्टिव से पैसिव के संदर्भ में, कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम बोलते हैं हम और आप कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक का नाम हम आप बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पैसिव के संदर्भ में ऑब्जेक्ट है। आपको अंग्रेजी का थोड़ा जनरल नॉलेज इम्प्रूव करा दूं तो ऑब्जेक्ट की कुल संख्या है 4। हमारा आपका काम भले एक्टिव टू पैसिव में सिर्फ 2 का ही है, इसलिए 2 को ही ध्यान में रखते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं 4, 2 की चर्चा तो आपके सामने है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरे ऑब्जेक्ट का नाम बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट और चौथे ऑब्जेक्ट का नाम बोलते हैं एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। बाद में जरूरत हुई तो चर्चा करूंगा। अभी हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है सवाल को क्रैक करना, कि कुछ कठिन क्वेश्चंस होंगे, उन कठिन क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अब इस 2 ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट संक्षेप में उस नाउन को बोलते हैं जो सजीव का सूचक नहीं है, जो निर्जीव का सूचक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो खास करके सजीव का सूचक है, आदमी का हो या और सजीव का हो। अब जब भी ये मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो चूंकि ये सभी मेन वर्ब 2 ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो 2 ऑब्जेक्ट होने के कारण इनका 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यानी इनका एक्टिव टू पैसिव 2 प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे तो ये क्वेश्चन और कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, फिर बनाने के तरीकों को ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा जो एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। सी gave beggar a sari। हमने क्वेश्चन रखा सी gave beggar a sari। स्ट्रक्चर हम आप बांट लें। सी बराबर सब्जेक्ट बना लें, gave बराबर इस जगह वर्ब का दूसरा फॉर्म है,
बेगर चूंकि मेन वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है? तो चूंकि बेगर सजीव का बोध कराने वाला होता है, इसलिए इसे हम आप बोलेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास रखा गया। और फिर सारी लिखा हुआ है, यह भी नाउन है और यह नाउन भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन सारी निर्जीव का बोध कराएगा, इसलिए इसका नाम हम और आप बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में दोनों ऑब्जेक्ट की चर्चा है, एक इनडायरेक्ट भी बेगर और एक डायरेक्ट साड़ी। अब इसे कैसे हल करेंगे उस पर चर्चा कर लें। हल कैसे किया जाए उस पर चर्चा कर लें। ऊपर वाले कुछ चीज़ को इरेज कर रहा हूँ। अब इसका पैसिव मैं बना रहा हूँ, ए बेगर। क्योंकि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है इसलिए आर्टिकल लगाया। सिंगुलर होने के कारण और V2 होने के कारण हमने वाज में बदला, ए बेगर वाज। पैसिव बनाना है इसलिए गिव का गिवन V3 लाया। ए बेगर वाज गिवन ए सारी बाय हर, एक पैसिव हमने बनाया। दूसरा पैसिव, ए सारी वाज गिवन टू ए बेगर बाय हर, ये दूसरा हमने बनाया। आए दोनों को फिर एक बार इक्वेशन का फॉर्म बना लें। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। दोनों में अंतर को आप समझ लें। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसे शुरू में रख करके सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज किया, और सेकेंड में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रारंभ में रख करके पैसिव बनाया। दोनों पैसिव करेक्ट है। कई बार एसएससी के एग्जाम में आप देखेंगे उसके ऑप्शन में कि दोनों करेक्ट ऑप्शंस आंसर में रखा गया है, अर्थात दोनों सही ऑप्शन रखा गया है। ये आप पीछे चेक कर लेंगे एसएससी के क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे कि ये दोनों करेक्ट ऑप्शंस एसएससी ने रखा है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए जब दोनों करेक्ट ऑप्शंस आपके पास रखा गया हो वॉइस में, तो हमेशा प्राथमिकता आपको देना चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, अर्थात सजीव वाला। यदि ये दोनों ऑप्शन रखा जाए तो आंसर के रूप में चुना जाएगा बेगर वाला। पहले प्राथमिकता बेगर को दिया जाएगा, सजीव को दिया जाएगा, इनडायरेक्ट को दिया जाएगा, निर्जीव को नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट को नहीं दिया जाएगा। दोनों में अंतर को समझ लें। इसमें जैसे ही हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, शुरू में रखा, तो मेन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच किसी का घुसपैठ नहीं कराया। किंतु जैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रारंभ में रखा तो मेन वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच हमने टू का घुसपैठ किया। इसका मतलब है कि जितना भी वर्ड का लिस्ट हमने रखा, यदि वो वर्ड आ जाए तो वो दो ऑब्जेक्ट लेकर के ही आएगा, और जब दोनों ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा तो हम और आप जब ऑप्शन चेक करेंगे तो ये जांच लेंगे कि यदि इनडायरेक्ट को रखा है तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का घुसपैठ नहीं होना चाहिए, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख करके बना दे तो मेन वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में टू आना चाहिए। ये छठा पैटर्न कठिन था। अब हम आप आ जाएं इसके ईजियर पार्ट की ओर, जिसमें एक लिस्ट हम आप चाहें तो और भी बना सकते हैं इस वॉइस को सीखने के क्रम में। एक्टिविटी 2 पैसिव जो स्टीरियोटाइप्ड है उसे हल करने के लिए अब इन बेसिक बात को भी आप ध्यान में रख लें। मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स को पैसिव स्ट्रक्चर पहचानने में ही कन्फ्यूजन होती है। कभी वो पैसिव को एक्टिव बोल देते हैं और कभी एक्टिव को वो पैसिव बोल देते हैं। तो एक लिस्ट मैं रख रहा हूँ कि कब सेंटेंस एक्टिव होगा और कब सेंटेंस पैसिव होगा, क्योंकि आपके पास दोनों प्रश्न आते हैं, एक्टिव टू पैसिव बनाना भी और पैसिव टू एक्टिव बनाना भी। और जब तक आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं पहचानेंगे तब तक आप बना नहीं सकते। तो एक्टिव एक बार लिख रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5
प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है, V1 V5 बदल जाएगा किस में? तो इज एम आर में। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार इज एम आर के बाद वर्ब लाना ही है तीसरा, और फिर तीसरा के बाद जिसको हम आप बोलते हैं कि सब्जेक्ट रखेंगे, और इसी सब्जेक्ट को वॉइस की भाषा में बोलते हैं बाई प्लस एजेंट। तो जो बाई प्लस एजेंट था उसको हमने पहले रख दिया, बाद में रखा। आ जाए दूसरा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब लिया, चाहे इज एम आर मान लें। ऑक्सिलरी वर्ब में भी मैं दे दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि इस जगह भी हमने लिया है इज एम आर, और इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपके पास आ जाए V4, और फिर V4 के बाद आपके पास आ जाए ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट को हम आप पहले रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब तो रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग कर लेंगे, बीइंग के बाद वर्ब कैसा रखेंगे? तीसरा, और फिर बाई प्लस जो एजेंट है वो बदल जाएगा किसमें? बाई प्लस एजेंट में। जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा बाई प्लस एजेंट में। ये दूसरा स्ट्रक्चर, अर्थात एक्टिव टू पैसिव कब होगा आप नज़र दौड़ाते रहेंगे और याद कर लेंगे ताकि कन्फ्यूजन न हो। तीसरा ले रहा हूँ, इस ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर के 3 प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक तो लिया, इसी को आगे चेंज कर लेता हूँ कि सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अब की बार 2 प्लस V1 रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको हमने आपने सीखा। तो ये एक्टिव है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे शुरू में, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो 2 प्लस V1 है उसे 2B प्लस V3 में बदल देंगे, और जो सब्जेक्ट है उसे बाई लगा करके ऑब्जेक्टिव केस में रख देंगे जिसका नाम हमने बाई प्लस एजेंट रखा। ये तीसरा स्ट्रक्चर है। चौथा स्ट्रक्चर में ले रहा हूँ एक्टिव में कि सब्जेक्ट प्लस हैज होगा या हैव होगा, या मान ले जाए कि हैड भी इस जगह पर आप रख दें। ठीक इसी प्रकार आप चाहें तो इस जगह पर आप इज एम आर के साथ साथ वाज और वर को भी रख देंगे, तो कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ इज एम आर है वहाँ इज एम आर में ऑक्सिलरी वर्ब में बदल कर वाज वेयर भी हो जाएगा, बाकी बीइंग प्लस V3 ज्यों का त्यों रहेगा दोनों में। हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे पहले, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद फिर हम और आप सब्जेक्ट के अनुसार हैज रख लें, सब्जेक्ट के अनुसार हैव रख लें, सब्जेक्ट के अनुसार हैड रख लें, और फिर इसमें बिन लगा दें और बिन प्लस V3 रख लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। और फिर हमारा अंत में बाई प्लस जो एजेंट है वो अंत में रहेगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हुई? चौथी। इसी में बना लें कि सब्जेक्ट प्लस अब की बार हैज भी रहेगा, हैव भी रहेगा और हैड भी रहेगा, लेकिन हेड के बाद V3 न होकर के 2 प्लस V1 होगा, और फिर ऑब्जेक्ट इस जगह पर रहेगा। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? हमने पीछे भी सीखा कि जब भी 2 प्लस V1 हो उसे 2B प्लस V3 में बदल देना है। ऑब्जेक्ट तो रखेंगे, हैज रखेंगे, हैव रखेंगे, हैड रखेंगे, और इसके बाद 2B प्लस V3 में बदल देंगे, और फिर बाई प्लस एजेंट को रख देंगे अंत में। ये हमारा 5वां स्ट्रक्चर था। ऊपर से कुछ स्ट्रक्चर को मिटा रहा हूँ ताकि मैं आगे भी स्ट्रक्चर को रख सकूं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
ये स्ट्रक्चर है हमारा एक्टिव। पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर मॉडल वर्ब भी रखेंगे और मॉडल वर्ब के बाद बी लगा करके V3 रखेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने बाद V1 लेता है, लेकिन पैसिव बनाने के लिए V3 चाहिए, तो मॉडल वर्ब के बाद बी लगाना होगा और फिर V3। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका नाम हम आप बाय प्लस एजेंट रख दें। ये रहा कुछ एक्टिव स्ट्रक्चर जिसे पैसिव में बदलना है और यही आपके पास अक्सर पहुंचता है। तो एक नज़र हमने आपके सामने कंपैरेटिव स्टडी रखा कि कब एक्टिव होगा और कब पैसिव होगा, ताकि हमारा आप एक्टिव से पैसिव में कब बदल सकें और कब नहीं बदल सकें। आए कुछ और तथ्य की चर्चा करते हुए आगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे, ताकि हम आप ये समझ सकें कि एग्ज़ाम में तेज़ी से क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे फर्स्ट, जब भी एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हों और पैसिव और एक्टिव बनाना हो तो तेज़ी से ये आप दोहरा लें कि दिया गया क्वेश्चन एक्टिव में है अथवा दिया गया क्वेश्चन पैसिव में है। हो सकता है कि पैसिव देकर आपसे एक्टिव बनवावे, एक्टिव देकर आपसे पैसिव बनावे। ये तेज़ी से स्कैन कर ले। ये प्रक्रिया जानने के बाद ही आपका जो प्रक्रिया होगा वो ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। एक्टिव से पैसिव बनाने में ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया आपको स्टार्ट कर देना होगा। आए इसी ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए कुछ टेंस से संबंधित बात को भी ध्यान में रख लें कि जब हमारे पास एक्टिव में V1 और V5 है, जिसको आपने देखा भी, तो पैसिव हल करते समय इज MR हमारे पास होना चाहिए। अर्थात अगर एक्टिव में V1 और V5 है तो पैसिव हमारा होना चाहिए कौन, तो इज MR प्लस V3। यदि इसी एक्टिव में इज MR प्लस V4 दिया हुआ हो तो पैसिव में हमारे पास होना चाहिए कैसा, तो इज MR प्लस बीइंग प्लस V3। यही प्रक्रिया वाज वेयर में भी दोहराएंगे कि यदि वाज वर प्लस V4 हो तो इसे बनाएंगे कैसे, तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में। उसी तरह से जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V2 दिया गया हो वर्ब का दूसरा, तो ये हमेशा एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, तो एक्टिव टू पैसिव बनाते समय ये V2 चेंज हो जाएगा किस में, तो वाज और वर प्लस V3 में। केवल हैज हो तो हैज बदल जाएगा पैसिव में किस में, हैज बीन में। हैव हो तो हैव किस में बदलेगा, हैव बीन में। हैड हो तो हैड किस में बदलेगा, हैड बीन में। कैन हो तो कैन बी में। कुड हो तो कुड बी में। सेल हो तो सेल बी में। शुड हो तो शुड बी में। यह ध्यान रखना है कि कैन का कुड नहीं कर देना है, सेल का शुड नहीं कर देना है, विल का वुड नहीं कर देना है, मे का माइट नहीं कर देना है, क्योंकि हम और आप वॉइस बना रहे हैं, हम आप नरेशन के प्रश्न को हल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बात ध्यान में रख लेना चाहिए। आए कुछ क्वेश्चंस को देख लें। पुनः एक बार नरेशन की तरह ही जब वॉइस के क्वेश्चन को तेजी से हल करना हो तो हमें पूरे वॉइस के पूरे क्वेश्चन के ऊपर नज़र दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। पुनः एक बार हमारे टारगेट में ये तीन में से कोई एक आना चाहिए, ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। इन तीनों को टारगेट में रख लेंगे और सबसे पहले इन्हीं के आधार पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे इस सवाल में हमने क्या किया कि केवल ड्राइड को पहले टारगेट लिया, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब में सिर्फ मेन वर्ब है और ड्राइड बराबर हम आप जानते हैं कि कैसा फॉर्म है, ड्राई का दूसरा फॉर्म है। तो दूसरा को कन्वर्ट किस में करते हैं कि जब भी एक्टिव में V2 हो
तो पैसिव में इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वाज वर प्लस V3 में। इसका मतलब कि अब उसी ऑप्शन पर हमें गौर करना चाहिए जिसमें वाज वेयर प्लस इसका राइट का V3 फॉर्म दिया हुआ हो, और उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना चाहिए जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रखा गया हो। आप देखेंगे कि ऑप्शन में हम आप गौर कर लें, ऑप्शन नंबर 2 में दी सन ड्राइंग रखा हुआ है, वाज वेयर नहीं है। ऑप्शन 1 में भी दी सन ड्राइंग रखा हुआ है, वाज वेयर नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन 3 बनाम ऑप्शन 4 हुआ। क्योंकि हम आप जान रहे हैं कि इस जगह पर द फर्स्ट ड्राइड द ऑब्जेक्ट, ये गार्बेज और गार्बेज बराबर ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के क्रम में हमें ऑब्जेक्ट को लाना चाहिए पहले। 3 नंबर में ऑब्जेक्ट को नहीं रखा गया है, इसलिए 3 को हटा देंगे और आंसर हम आप ले लेंगे 4। ये मैं समझाने के लिए आपके पास रख रहा हूँ, लेकिन बनाने के क्रम में ये 2-3 सेकेंड मैक्सिमम है, एक सवाल पर लगेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर भी कठिन स्ट्रक्चर में है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। वोमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, ये समझिए एक हिसाब से कि ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, वोमेन लाइक मेन, तो पहले इसका बना वोमेन आर लाइक्ड और टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन। सबसे पहले हम आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस ये V1 रखा हुआ है, और हमारे आपके पास अब जानकारी पहुंच गया कि V1 होने पर इजएमआर प्लस V3 में बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में ऐसा नहीं है, इसलिए हमने 2 और 3 को हटा दिया। यदि ऑप्शन नंबर 1 को चुन लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वहां को लेखक कहना चाह रहा है कि औरतें चाहती है कि मर्द उनकी चापलूसी करें। यदि ऑप्शन नंबर 1 को ले लेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मर्द ही चाहता है कि औरत उनकी चापलूसी करे, अर्थात अर्थ ही बदल जाएगा। तो वॉइस बनाते समय अर्थ को बदलना नहीं है, हमें अर्थ को भी ध्यान में रखना है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा 4। इसे चाहे तो आप ध्यान में रख लें। व्हाट वन मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली। सबसे पहले हम आप जानते हैं मस्ट प्लस डू लगा, मॉडल वर्ब प्लस V1 है, तो इसे कैसे बदलेंगे पैसिव में, तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 में बदलेंगे, यानी मस्ट बदल जाना चाहिए मस्ट बी में। और हमारे पास ऐसा ऑप्शन 2 जगह है, क्वेश्चन 2 जगह है, मस्ट डू और मस्ट डू दोनों बदल जाना चाहिए मस्ट बी प्लस V3 और मस्ट बी प्लस V3। ऐसा जब आप ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है नंबर 1। इसमें भी मस्ट बी प्लस V3, इसमें भी मस्ट बी प्लस V3, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। सबसे पहले लास्ट पार्ट पर हम आ जाएं, डू दे इंस्पायर होप, और वॉइस से संबंधित ये बात भी आप गांठ बांध लें। यदि एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव में दिया गया हो तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनाना है। नरेशन में इसका उल्टा है कि नरेशन के अंतर्गत जब डायरेक्ट नरेशन इंट्रोगेटिव में हो तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में न होकर एसर्टिव में होना चाहिए, जबकि वॉइस में ठीक उल्टा है कि यदि इंट्रोगेटिव हो तो उसे इंट्रोगेटिव में ही बनाना चाहिए। हम आप देख रहे होंगे कि डू बराबर V1 है और V1 बदलता है इजएमआर में। आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में हैज रखा हुआ है, तो हम आप ऑप्शन नंबर 2 को हटा दें। अब हम और आप बारी बारी से देख लें कि दोनों में डू दे इंस्पायर लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 में इस जगह पर बीइंग का प्रयोग किया गया है, जबकि बीइंग का प्रयोग तब करते हैं जब इजएमआर प्लस V4 हो। इसलिए जितना दुश्मन हम आप तेजी से एलिमिनेट कर सकें आप एलिमिनेट करें। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है और एक ऑप्शन नंबर 4 है। लेट दी पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड। अब ये ध्यान रख लें, नियम आपके सामने काम करेगा। कई बार आप देखते होंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय एग्जामिनर क्या करता है
कि एक्टिव में किसी वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है तो उस प्रीपोजिशन को ऑप्शन में उड़ा देगा, हटा देगा, जबकि एक्टिव में जिस वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आया है पैसिव में भी उस वर्ड के साथ वह प्रीपोजिशन आना चाहिए। इसलिए बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में लुक के बाद एट का प्रयोग नहीं है, इसलिए 1 नंबर हटा और आंसर नंबर 4 ले आया। कुल मिलाकर के ये भी आंख का धोखा, और जितना तेजी से हम और आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे उतना तेजी से हम और आप सवाल को चलेंगे। जैसे इस सवाल को हम आप देख लें, डोंट लाइक पीपुल कीपिंग, अर्थात लाइक के बाद ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बाद V4 रखा गया। ऐसी स्थिति में हम V4 को being प्लस V3 में बदल सकते हैं। सिर्फ V4 के बाद जब 2 प्लस V1 हो तभी इसमें being नहीं लगाना है, लेकिन जब V4 हो और 2 प्लस V1 नहीं हो तो आप being लगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में कहीं पर भी being नहीं है, इसलिए 1 और 2 में, इसलिए 1 और 2 को एलिमिनेट कर दिया। आई डोंट लाइक पीपुल कीपिंग मी वेटिंग लिखा हुआ है तो इसमें आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग, आई डोंट लाइक पीपुल आर बीइंग केप्ट वेटिंग, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इज एम आर प्लस V4 होने पर ही हम आप इज एम आर बीइंग प्लस V3 बना सकते हैं, इसमें नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। इस तरह से आपने देखा कि वॉइस के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, जिसे आप आसानी से बदल सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को भी आप ले लें, आप देख रहे होंगे कि अगर इसमें दे विल आस्क यू लिखा हुआ है तो विल बदलना चाहिए किसमें, विल बी में। ऑप्शन 2, 3 और 4 में कहीं भी विल बी की चर्चा नहीं है, इसलिए हटा दिया और आंसर नंबर 1 ले लिया। इसलिए संक्षेप में वॉइस हल करते समय आप इसे दोबारा ध्यान में रख लें कि जो कठिन प्रश्न है, जो कठिन स्ट्रक्चर उसे अलग बांट लें और जो इजी स्ट्रक्चर है उसे केवल आप प्रैक्टिस कर लें। और प्रैक्टिस करने के क्रम में केवल ऑप्शन एलिमिनेशन ही सबसे बेहतर तरीका है इसे कम समय में बनाने के लिए। इसके लिए आवश्यक था कि वॉइस और नरेशन के नियम अलग अलग याद होने चाहिए। वॉइस में नरेशन का नियम नहीं चढ़ना चाहिए, नरेशन में वॉइस का नियम नहीं चढ़ना चाहिए। हमने ये संक्षेप में बताया, बस एक मात्र उद्देश्य था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नरेशन 27 और वॉइस 20, 47। इन 47 को 2-2.5 मिनट में आप बना सकते हैं। इसलिए बेस्ट ऑफ लक, और बाकी आप इस पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।